देखिए, मेरा जो घर है वो आरा है और आरा में मेरे जो पूरी फैमिली है वो शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ है। ये प्राइवेट गली है, समझे? बिना काम के आना मना है यहाँ। चलिए निकलिए। भारत में मीम्स की जो शुरुआत हुई है वो आप लोगों से वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बेटा तुमसे ना हो पाएगा से ये एक उसका मतलब बेस है और जिसने प्रथा शुरू किया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर को 10 साल हो गए। उसके बाद अभी शेरनी किया मैंने, रेड चिलीज़ की फिल्म है, गर्मी मेरा आया, इम्तियाज़ अली साहब के साथ काम किया। किस बात का PIL हो कि हमारे बालिका गृह के खिलाफ कोई एक्शन काहे नहीं लिया जा रहा है? तो चौथे पाँचवा का ट्यूशन पढ़ाता था तो उस समय 10-12 रुपये मिलते थे। तो ऐसा लगा कि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी 10-12 रुपये में, दिल्ली कहाँ जा पाऊँगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्योंकि आप बिहार से थे, कभी आपको ऐसा महसूस कराया गया हो कि आप बिहार से आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे भी समझ में आया जब पहली बार दिल्ली गया तो। नमस्कार, मैं मंजरी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। बड़े पर्दे की अगर बात की जाएगी तो बिहार में अगर आप लिस्टिंग करेंगे, बिहार के लोगों के नाम लेंगे तो बहुत कम लोग आपको दिखेंगे बड़े पर्दे पे। उन्हीं में से एक जो है वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जिन्हें आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा, जिनके मीम्स जब आए थे तब उसको नेशनल मीम घोषित कर दिया गया था और कहा गया था उस मीम में क्या था सर, एक बार ज़रा अपने जुबानी बता दीजिए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये मीम जो था वो आपने 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है वो हमारे सामने आया था और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए आप पे एक बार टोन तो आया ही होगा, मारा ही गया होगा कि भाई ऐसा कुछ जो है वो फिल्म में है। तो हमारे साथ सत्यकाम आनंद जी हैं, बिहार के बेटे हैं और बड़ा अच्छा नाम कर रहे हैं। बड़े सारे वेब सीरीज़ में आपने इनको देखा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। और मैं आपका भी द इंडियन स्टोरीज़ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। बिहार के बहुत कम लोगों का अगर गिनती की जाए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ या फिर बड़े पर्दे पर, तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपना नाम जो है वो दाखिल कराया है। इस बिहारी बेटे का बिहार से लेकर बॉलीवुड का सफ़र कैसा रहा, कब से शुरू हुआ? सफ़र तो बड़ा अब कह सकते हैं रोचक रहा, लेकिन आज कुछ साल पहले अगर पूछते तो लगता कि यार बड़ा संघर्षपूर्ण तो ऑब्वियसली अभी भी है और संघर्ष तो है ही। ये शुरू हुआ कुछ 98 के अराउंड से, बिकॉज घर वाले मेरा चाह रहे थे कि एडमिशन वगैरह मेरा हो बड़े कॉलेज में। बड़े कॉलेज में क्या, ड्रामा को लेकर या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स को लेकर? देखिए, मेरा जो घर है वो आरा है और आरा में मेरे जो पूरी फैमिली है वो शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ है और छोटा शहर है आरा, तो वहाँ मेरे फैमिली का बहुत ही सामाजिक प्रतिष्ठा था, बहुत शिक्षा को लेके। और बाबूजी का ट्यूशन भी बहुत चलता था, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर था तो बाबूजी को हमेशा ये चिंता रहती थी कि भाई मास्टर का बेटा ही अगर थोड़ा कमज़ोर है तो ट्यूशन तो बंद हो जाने वाली है। एक तो प्रॉब्लम उनकी ये थी, दूसरा ये था कि मेरे बड़े भाई साहब यहाँ पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। तो शहर को पता था ये बात कि साइंस कॉलेज में पढ़ता है बड़ा लड़का, तो छोटा लड़का कहाँ पढ़ेगा। तो इस डायलेमा में बड़े परेशान थे मेरे पेरेंट्स और उनको लगा कि नहीं यार, मार्क्स तो कम है इसका, 65% ही है, तो इसको किसी भी तरह से कॉलेज में नाम लिखवाया अपने मान प्रतिष्ठा के लिए। और मैंने जब वापस घर जाके बोला कि मुझे नाटक करना है तो घर वालों ने कहा कि ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 साल के बाद जो हर परिवार में हम लोग का होता है बिहार में, उनका भी ड्रामा चालू हो गया कि आपको इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग, यहाँ पे हर बच्चे को यही कहा जाता है कि आप इंजीनियरिंग में अपना आगे का जो भविष्य है वो देखिए। जी, तो मेरे साथ भी हुआ। तो मेरे घर में थोड़ी फैसिलिटी थी, अभी भी है, कि हम खुल के बात कर सकते थे। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स से तो हम कुछ कह नहीं सकते। रेयर केस में होता है। आप आड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत डेवलप्ड उस समय तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं विकास कर रहा है। तो अपने घर को ये एहसास दिलाना कि आप बॉलीवुड में जाना चाहते हैं या फिर नाटक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ड्रामा करना चाहते हैं, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं स्वीकार करते हैं कि इनका बच्चा जो है वो ऐसी किसी क्षेत्र में जाके काम करे। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा पहला संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, हम जाते हैं दुनिया जीतने के लिए, लेकिन जो पहला स्ट्रगल होता है हमारा, वो हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स के साथ ही होता है। अगर वो साथ नहीं देते हैं तो मेरे यहाँ भी यही स्थिति है। और जो आपने बोला डेवलपमेंट की बात है, एक डेवलपमेंट बाहरी होता है और एक होता है मानसिक डेवलपमेंट। तो मानसिक डेवलपमेंट का मतलब मेरा ये सा मानना था, पहले बड़ा बुरा लगता था, बट अब मुझे जो समझ में ये है कि हमारे सोसाइटी में पेरेंट्स की जो है, मैं पेरेंट्स हूँ आज के डेट में, मेरा एक बेटा है, तो मैं शायद उस बात को अब समझ पाता हूँ कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए परिवार वाले जो है वो प्रेशर बनाते हैं कहीं ना। उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ क्यों जा रहा है, बिकॉज हमारे सोसाइटी में कोई आर्टिस्ट नहीं दिखता है। सही बात है। दिखता क्या है, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, प्रोफेसर, IPS, IAS सारे चीज़ दिखते हैं। और आर्ट से जुड़ा हुआ क्या दिखता है, सिंगर कोई दिखता है, थिएटर आर्टिस्ट दिखता है। तो उनका जो भविष्य हम देखेंगे, हम भी देखते हैं शुरू से, आज भी जो है थिएटर का भी जो यहाँ पे है कि भाई थिएटर करते हैं, और लेकिन उसके अलावा क्या करते हैं आप?
तो कोई डेवलप इसके अलावा क्या कहते हैं, मतलब उसको जो है वो उतना तवज्जो नहीं दिया जाता, या फिर ऐसा नहीं समझा जाता कि ये करके जो है वो अपना घर चला लेंगे या फिर आगे का भविष्य जो है वो सिक्योर कर लेंगे। जी बिल्कुल यही बात है। और दिखते भी तो नहीं समाज में सारे लोग दिखते हैं हमारे यहाँ, लेकिन समाज में आपके ही अपने शहर में या आप सोसाइटी में देखिए कितने वो आर्टिस्ट हैं जो सिक्योर्ड है, कितने लोग हैं नहीं दिखेंगे हमें। तो ये जो सिक्योरिटी की बात है मुझे समझ में आता है, इसके लिए शायद पेरेंट्स होते हैं थोड़ी से परेशान रहते हैं। प्लस दूसरा सिनेमा की दुनिया है, आज भी पता नहीं है हमें कि जैसे मेरे बाबूजी उसमें मुझे बोलते थे कि तुमको जो करना है करो, ठीक है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा मैं कि 5 रुपये का जो उसमें 5 रुपये का टिकट मिलता था, 5 रुपये क्या ये थिएटर के लिए टिकट की बात कर रहा हूँ, 5.25 की ये बात कर रहा हूँ, 98 की बात कर रहा हूँ कि 5 रुपये का टिकट लेके फिल्म देखना जी, और स्क्रीन पे आना, ये दोनों अलग दुनिया है। और इसकी जो रास्ता है, जर्नी है, वो हमें नहीं पता है, तो हमको नहीं पता तुम कहाँ जाओगे। कोई दूर दूर तक नहीं पता कि कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे हो पाएगा। यस, तो ये उनकी सुरक्षा की भावना थी। लेकिन अब ये था कि कीड़ा लग गया था तो जाना था, और बहुत विरोध हुआ, उन्होंने मना किया हर एंगल पे। मतलब ये नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से सीधे गैंग्स ऑफ वासेपुर का सफ़र, और साथ में अनुराग कश्यप के अंदर में काम करना, क्योंकि कहा जाता है जब आप उनके एग्जामिनेशन में अगर पास हो जाते तो फिर आपको कहीं भी अपनी काबिलियत को प्रूफ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी स्क्रिप्टेड उनका जो फिल्म होता है वो नहीं होता, आपको खुद से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है। हाँ। तो कैसे ये सफ़र, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है वो कैसे मिला आपको? देखिए, जितने आसानी से आपने कह दिया कि यहाँ से निकल के गैंग्स ऑफ वासेपुर तक पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं है। मैं घर से लड़ झगड़ के, लिटरली मेरे घर में बहुत पंगा हुआ था, और मेरे फादर ने अच्छे से ये कहा था कि जो मैं चाहता हूँ आप करना चाहते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करेंगे, जो आप करना चाहते हैं आप आज़ाद हैं, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरह से आप बहुत बड़ा तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूँ, चूँकि पढ़ने में भी उस तरह का नहीं था कि कुछ कर सकूँ, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। था खुद के ऊपर कि पता नहीं चॉइसेस तो बना रहा हूँ कि ये करना है, कहीं ना कहीं फेल अगर हो गया तो क्या होगा। देखिए, अभी भी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तभी भी नहीं था। तब ये था कि मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मैं जिस सोच का आदमी, मुझे कुछ बनना नहीं है लाइफ में। मेरा जो मन करता है वो करता हूँ मैं, कुछ बनना नहीं है, जो मन करता है वो करता है। करना सब कुछ है मन का काम। तो उस समय भी था कि मुझे कुछ करने के लिए जाना था, तो डाउट वाली बात ही नहीं है। लेकिन बहुत हुआ, उन्होंने बोला कि पैसा वैसा नहीं देंगे। फिर ट्यूशन पढ़ाया मैंने, तो ट्यूशन चूँकि बहुत था नहीं, तो 4-5वां का ट्यूशन पढ़ाता था, तो उस समय 10-12 रुपये मिलते थे। तो लगा कि यार पूरी, ऑब्वियसली तो ऐसा लगा कि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी 10-12 रुपये में, दिल्ली कहाँ जा पाऊँगा। फिर वहाँ से चूँकि बाबूजी ने जो ऐसा रोका मुझे, तो मुझे पॉजिटिवली चूँकि लिया उसको, तो मुझे लगा कि दिमाग खुलना शुरू हो गया कि अरेंज कैसे करें। तो फिर मुझे लगा कि बाबूजी का जो बकाया पैसा है, ट्यूशन में लेते नहीं है वो, सामाजिक प्रतिष्ठा में मेरे बाबूजी बड़े विश्वास करते हैं, तो पैसा वैसा मांगते नहीं है वो, लेकिन रूम में कहेंगे कि पैसा दिया नहीं सब। अच्छा। तो हुआ कि यार पूरा खाता लिखा उन्होंने, तो उसको वसूला जाए। अच्छा। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई कि वसूलना है पैसा, नहीं वसूलूंगा तो दिल्ली जा नहीं पाऊंगा। तो ये जो कंसर्न था, इसमें ये कहीं बात ही नहीं आई कि डाउट्स वाली बात। फिर नुक्कड़ नाटक ने बहुत हेल्प किया मुझे कि पैसा वसूलेंगे कैसे। नुक्कड़ नाटक भी आपने किया? हाँ। तो बाबूजी की एक बातें याद आती थी, हमेशा बोलते थे कि सामाजिक प्रतिष्ठा में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये लाइन एक दिमाग में आई बात कि मैं जाके 3 बार में पैसा वसूलूंगा। एक बार में जाऊंगा, धीरे से बोलूँगा, दूसरी बार में थोड़े डिस्टेंस बनाऊंगा ताकि आसपास के लोग सुने। अच्छा। तीसरी बार में और पीछे जाऊंगा, साउंड के थ्रू पैसा मैं कलेक्ट करूंगा। और सामाजिक प्रतिष्ठा की बात है, हर आदमी चाहता है कि समाज में उसका नाम खराब ना हो। तो ये अप्लाई किया मैंने, और नुक्कड़ नाटक किया था तो मैं यूज्ड टू था। तो मैंने 20,000 रुपये का उस टाइम पे लिस्ट निकाला था, और 12,000 रुपया मैंने 3 महीने में वसूल लिया। 12,000 बहुत बड़ा मतलब मैटर करता है। ज़माने में पैसा वसूलना किसी भी ज़माने में बहुत कठिन काम होता है। लेकिन वसूलना था। अच्छा। उसके बाद वसूल के फादर के पास, बाबूजी के पास गया, और एकदम जैसे फिल्म में होता है, बच्चन साहब टेबल लगाते हैं और पैर पे पैर रखते हैं, वैसा वाला फील था। यस। और पैसा रखा 12,000, और मैंने बोला कि ये रहा पैसा। तो बोले कहाँ से लेकर आए हो? तो मैं कहाँ से ले आऊँगा, मैं आप ही का पैसा वसूला है मैंने। तो 50% आपका, 50% मेरा। अच्छा, यहीं पे बातें हो गई, 50% आपका, 50% मेरा। उनका ये था, डील था ना कि आपको जो करना आप करो, पैसा नहीं दूंगा मैं। तो उनको दिया 6,000 मैं लिया, और वहाँ से निकल गए दिल्ली। लंबा सफ़र शुरू हुआ, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। एक्सेंट की प्रॉब्लम हुई, भाषा की प्रॉब्लम हुई,
थिएटर का ग्रामर जो हमने यहाँ सीखा एक्सेंट के बारे में आपने कहा, हर जगह इस चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है कि आप बिहार से आए हैं, या फिर आपकी अंग्रेज़ी अगर ख़राब है तो आपको और ज़्यादा नीचे देखा जाता है या फिर इन्फीरियर फील कराया जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आप बिहार से थे, कभी आपको ऐसा महसूस कराया गया हो कि आप बिहार से आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे भी समझ में आया। जब पहली बार दिल्ली गया तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने सुनी तो मुझे समझ में आया। किसी को भी कहते थे लोग कि अरे तो बिहारी है, अच्छा ये तो बिहारी है। हाँ। मतलब ये कहने का मतलब क्या है? तो मुझे भी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि ये तो हरियाणा का लड़का है, लेकिन इसको बिहारी क्यों कह रहे हैं ये। तो पता चला तो जैसे बेवकूफ़, पागल, नासमझ, इस तरह के जो शब्द हैं वहाँ के लोग इस तरह के शब्दों का यूज़ करते हैं। ओके, बिहारी। हाँ, ये मेरे थिएटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये क्या मतलब है। फिर कहीं भी चीज़ें हो, लोग बोलते थे कि अरे यार आप तो बिहार से हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये इनको बताया नहीं मैंने, और इनको कैसे पता। तो ये पता चलता हमारा जो एक्सेंट था। तो मुझे कभी ऐसा जलील वाला फील नहीं हुआ, बट ये था कि अरे ये तो दिमाग से पैदल है, वैसे ही अरे ये तो बिहारी है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा लगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है। तो थोड़ा चूँकि मैं सर्च करने वाला आदमी हूँ कि आखिर रीज़न क्या है कि क्यों चीज़ें शुरू हुई, तो उसका मुझे जो कारण पता चला वो ये चला कि जो कहते हैं पहला इंप्रेशन जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो उन लोगों से एक डिबेट हुआ हमारे बीच। तो उनका ये कहना था कि जो पहला बिहारी वर्ग आया दिल्ली, वो मजदूरा आया, वो मजदूरी लोग आए। तो वो इमेज पड़ा। जैसे हम नेपाली के बारे में आज भी कुछ भी हो, नेपाली सुनते हैं हमारे दिमाग में लगता है चौकीदार है, चाहे आप हो चाहे हम हैं, लगता है चौकीदार है। तो ये इमेज बना है। दूसरा जो मुझे रीज़न पता चला कि जो बिहार के लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनका नाम हो चुका है, वो अपने आप को बिहारी कहने से कटते हैं। मतलब उनको अपनी आइडेंटिटी बताने में परेशानी होती है कि वो एक बिहारी हैं। यस। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे मैं खुल के कहता हूँ बिहारी है, अगर बिहार का एक इमेज जा रहा है कहीं मजदूरा वर्ग, तो दूसरे जो आईएएस वर्ग हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पढ़ाकू लोग हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरा भरा हुआ है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये लोग कभी खुल के आते नहीं, ये लोग छुपाते हैं। तो मुझे जो तीसरा रीज़न लगा, शर्म की बात है जब आप यहाँ के हैं और फिर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। तीसरा जो रीज़न लगा, मुझे ये लगा कि ये बाहरी लोग दोषी कम हैं, हमारे अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो हम अपने आप में गिल्ट में रहते हैं और हम नहीं खुल के बताते कि हम बिहारी हैं। हम की जगह मैं का इस्तेमाल करते हैं। मैं का इस्तेमाल तो करें, लेकिन वो छुपते हैं। उनसे जब कहा जाएगा आप तो बिहार से हैं, तो बोलेंगे हाँ मैं हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप तो नहीं वहाँ पे बॉर्न हुआ था, बट मतलब ये जो लैंग्वेज है, चौड़ा होके कहें तो वो भी चेहरा दिखेगा कि ये भी बिहार से है, तो शायद अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस मूवी से आपकी पहचान हुई है उसका एक्सेंट ही पूरा का पूरा बिहारी कहीं ना कहीं टोन में उसको बनाया गया है। मतलब जब एक ही बार उस पूरे फिल्म का एक ऐसा पार्ट जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा मीम्स बना, वो आपके पे जो बोला गया था वो था। अभी मतलब तक इसका उम्मीद था कि जब फिल्म आएगी बाहर आएगी और ऐसे एक ही बार छा जाइएगा। आज ही बात हो रही थी, अभी हम लोग बैठे थे तो नीलोत्पल भाई थे और चंदन भाई से बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि कुछ क्या मतलब क्या बोला जाए इसी के बारे में। तो उन्होंने जब बोला तो वाकई में मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि भारत में मीम्स की जो शुरुआत हुई है वो आप लोगों से, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बेटा तुमसे ना हो पाएगा से, ये एक उसका मतलब बेस है, और जिसने प्रथा शुरू किया। हाँ। और आज भी लगभग 11 साल हो गए, अभी भी आप देखेंगे तो लगभग टॉप पे ही रहता है वो। विश्व की ऐसी कोई घटना घटे, कोई भी घटना घटे, फिट होता है ये सेंटेंस। बॉडी हमारा होता है, पिताजी का चेहरा हटता है और मेरा चेहरा होता है, कुछ भी बड़ी सी बड़ी छोटी सी छोटी, और बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो ये सदाबहार है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का पूरा जर्नी कैसा रहा? अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े आपने स्टार के साथ काम किया और अनुराग कश्यप के बारे में जैसे मैंने बोला, तो ये पूरा मतलब कितना एंटरटेनिंग था या फिर बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसनेस था, या फिर लगता था कि बहुत ज़्यादा बर्डन है अपने ऊपर कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाना है आगे में? कैसा रहा है? अनुराग सर के साथ काम करना अपने आप में मुझे लगता है कि इसके लिए वर्ड जो यूज़ करेंगे वो वर्ड होगा मैजिकल। मैजिकल जी। क्योंकि उनका जो अप्रोच है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो इतना कमाल है, इतना कमाल है कि अगर वहाँ किसी ने अच्छा से काम नहीं किया, मेरा बहुत लंबा अनुभव है सिनेमा का। अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर को 10 साल हो गए, उसके बाद अभी शेरनी किया मैंने, रेड चिलीज़ की फिल्म है, गर्मी मेरा आया, इम्तियाज़ अली साहब के साथ काम किया, बहुत सारा चल रहा है मेरा। लेकिन जो उनके साथ मज़ा है वो मतलब उनका एक तरीका है जो समझा देते हैं, वो आर्टिस्ट को समझा देते हैं, और उनका कहना है कि आपको हमने इसलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज आप में वो बात है।
वो समझा देते आपने हैं। किसी इंटरव्यू में भी कहा था कि बांधा नहीं रहता है कोई भी कैरेक्टर जब आप वहाँ पे रोल प्ले करते हैं तो। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब हम शूट करते हैं तो एक डायलॉग्स आता है, डायरेक्टर का एक अपना एक होता है फ्रेम, जिसको बोलते हैं कि फ्रेम में बांधना। तो ये हर जगह झेलना पड़ता है। झेलना कैसे होता है, बांध दिया जाता है कि हमने जो लिखा है वही बोलिए। परफेक्शन के साथ बिल्कुल। परफेक्शन तो बहुत अलग की बात हो गई, वर्ड टू वर्ड बोलिए वही। अच्छा ऐसा है जी। तो ये सीरियल्स में ज़्यादा होता है, चैनल्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें होता है कि जो लिखा गया है वही बोलिए। उससे भी ज़्यादा जो कोई बड़े अपने आप को समझते हैं या सामने वाला जो एक्टर अगर थोड़ा छोटा है, नया, तो उसको ये भी कहा जाता है कि हम कोई बेवकूफ़ नहीं है जो रात भर बैठ के लिखे हैं। मतलब मेहनत किया है मैंने, तो आप एकदम वही बोलिए। कॉपी टू कॉपी आप जो है वो सामने प्रेजेंट शब्द भी इधर से उधर नहीं होगा। तो आप बहुत मुश्किल होता है, वो एक प्रेशर हो जाता है कि हमको यही बोलना है। अनुराग सर के साथ ये है कि जब फर्स्ट डे हमारी जो वर्कशॉप हुई थी तो उन्होंने ये बोला था कि किसके किसके पास स्क्रिप्ट है। हम नए नए लोग थे, सबने हाथ उठाया कि यस सर, जैसे होनहार बच्चे होते हैं। तो बोले अच्छा तुम लोग पास स्क्रिप्ट है? हाँ पढ़ा यार सर, खूब पढ़ा हम लोगों ने। कल सुबह स्क्रिप्ट हाथ में नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा था कि स्क्रिप्ट यही लैंग्वेज था। स्क्रिप्ट फेंक दो, डॉट डॉट डॉट, जो लैंग्वेज हमारी गैंग्स ऑफ वासेपुर में है उस तरह की जो लैंग्वेज कॉमन होती है कि फेंक दो तुम लोग डॉट डॉट डॉट। और सबसे डॉट 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 वो आर्टिस्ट होता है जो शब्दों में फंसा रहता है। अच्छा, वो सबसे बेवकूफ़ कह सकते हैं उसको। तो उसका तो दिमाग है वो उलझा रहेगा कि उसको क्या बोलिए आप लोग, ठीक है, समझना है कि बात क्या हो रही है। तो ये जब मिला तो लगा कि अरे यार क्या बात है। दूसरी चीज़ उनमें क्या है, कमाल की चीज़ है कि इतना वो खोल देते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ पे। उनका एक तरीका है जो वो कभी बताते नहीं कि करना क्या है। हर जगह लोग बताते हैं कि करना क्या होता है। लगता है जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है जब आपको नहीं बताया जाए। वही मैं कह क्या करना रहा है। हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुमको करना क्या है, आप करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये सही है कि नहीं है। जैसे उनका कहना है कि लोग आते हैं मिलने के लिए तो कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं दिस हूँ, मैं दैट हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो जब आप कैमरा के सामने आते हैं तो एक एक अपना तीर निकालिए और छोड़िए। और पूरी प्रोसेसिंग में जो उनकी साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस होता है उसमें एंड ऑफ द आपको ये समझ में आता है कि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ दिया गया। और एक लाइन वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि यात्रीगण अपने सामान की रक्षा आप स्वयं करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमें समझ में आता है कि यार अब हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इतनी फ्रीडम मिली है, इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। नहीं करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो जाती है। दूसरी बात है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर सबको पता है, सबके सब उसमें तिस्मार खाना एक्टर हैं अनुभव के मामले में। तो वहाँ पे सब लोग का एक डर भी था कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिकॉज मनोज बाजपेयी साहब को भी यह पता था कि अनुराग कश्यप ने अगर किसी भी और आर्टिस्ट को कास्ट किया है तो वो अनुराग के दिमाग का होगा तो कास्ट किया है। एक्सपीरियंस कम होगा, अचीवमेंट कम होगा, लेकिन वो जो पावर और करंट की बात है उतना ही होगा। जैसा आपने कहा स्क्रिप्ट के बारे में, तो ये जो तुमसे ना बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये जो लाइन थी ये क्या स्क्रिप्टेड थी या फिर सडनली आपके जो सामने आपके पिताजी थे उनके मुंह से निकला? ये सडनली वहाँ पे आया था ये बात। मतलब ये बिल्कुल प्लान्ड नहीं था, स्क्रिप्टेड नहीं था कुछ भी। उसमें वो इम्प्रोवाइज हो गया। उन्होंने पूछा कल रात को कहाँ गए थे, तो लाइंस कुछ था ही नहीं कि कहाँ गए थे। मुझे तब तक हड़बड़ी में हुआ, मैंने पूछा जो असिस्टेंट डायरेक्टर था नीरज कि ये कौन से काल की कहानी है, कौन से सन चल रहा है। तो उन्होंने बताया कुछ 97 का ऐसा करके। मैंने कहा दिलवाले दुल्हनिया आ चुकी है क्या? तो हाँ आ गई है। तो चूँकि ऐसा माहौल था हम लोग को सेट पे कि हमेशा बात होती थी कि यार पूरा सरदार खान के पूरे परिवार को 2-2 शादियाँ करवा रहे हैं आप, और उसके हर बेटे को शादियाँ हो रही है। और दूसरा वर्ग हमारा परिवार था, मेरे और मेरे पिताजी का, जो हम लोग कुछ नहीं था। मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, मैं न मेरी शादी हो रही है ना कुछ हो रहा है कहानी में। तो अक्सर हम लोग मजाक करते थे। कह दिया कहानी में, नहीं तो लोगों को लगता है रियल लाइफ में, फिल्म के कहानी में। तो अक्सर हम लोग सेट पे बात होती थी कि यार मेरी भी शादी करवा दो सर, मेरी भी कोई लड़की शादी करवा दो सर, ऐसा। तो ये मजाक बना रहता था कि बाबू जी हमारी माता जी हैं उस फिल्म में, वो कहाँ है पता नहीं है। तो बाप और बेटे दोनों हम लोग कहते हैं, हमारे भाषा में बंडा घूम रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे एक मौका मिला तो उन्होंने सवाल पूछा और मैंने बोल दिया कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ये उनको भी नहीं पता था। अच्छा। वो भी आप देखेंगे ध्यान से, उन्होंने एक पॉज दिया है, देखा है ध्यान से, फिर बोले हैं कि तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं और बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि ये लाइन्स बोलेंगे वो। और जो एक्सप्रेशन दिखा है उसमें सर की तरफ से था ऐसा डायरेक्शन कि ये जो भी बोलेंगे ना, चेहरे से पता नहीं चलना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए आप देखेंगे क्योंकि एंड में डिस्क्लोज हो रहा है ना कि सारा गेम यही जेपी सिंह ही कर रहा है। तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जैसे ही डायलॉग उन्होंने बोला मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाया कि इतना बढ़िया ये क्या बोल दिया उन्होंने। तो वो कमाल था वो। तो ये पूरा इम्प्रोवाइजेशन था। जितने उभरते सितारे हैं बिहार के, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से?
दो तीन चीज़ें मैं बिल्कुल देना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। पढ़ाई तो भाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन इसलिए नहीं ज़रूरी है कि बताने के लिए ज़रूरी है कि हम ग्रेजुएट किए हुए हैं। एक्टिंग में भी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? जैसे एक अनपढ़ आदमी है और एक पढ़ा लिखा आदमी है, या एक कहते हैं कि इनबॉर्न होता है, जैसे गॉड पहले से उसको वरदान है। लेकिन जब हम कैरेक्टर पे काम करते हैं तो हम उसके डीप में जाते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, डीपली और जाते हैं। तो जितना हम डीपली वर्क करते हैं, इसके लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप एजुकेटेड हैं और मैं इनबॉर्न हूँ, तो उसी कैरेक्टर को करेंगे हम, तो हो सकता है कि मैं बहुत बढ़िया करूँगा, लेकिन हर चीज़ को हर सारे कैरेक्टर में एक मोनोटोनस आ जाएगा, उसकी साइकोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। जो हमारे पास कला है वही कर पाएंगे। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना क्योंकि डीपली हम जाएं, डेप्थ में जाएं। बिकॉज अगर मुंबई की बात करते हैं, आज तो हर जगह पे है, एक से एक कलाकार हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो उनसे अगर आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करना पड़ेगा आपको, तो उसमें एजुकेशन बहुत ही हेल्प करेगा आपको। कंपेयर नहीं, compete भी कह सकते हैं। compete भी करना पड़ेगा, यस, कंपेयर एंड कम्पीट दोनों करना पड़ेगा। उसके लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, पूरी कोशिश मैं कहूँगा कि किया जाए कि पेरेंट्स का साथ हो, क्योंकि पेरेंट्स का साथ नहीं होता है तो बुरे वक्त में हम अकेले पड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। इन सब पे हम लोग वर्क करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ टेक्निकल बातें। और बुरा वक्त आता ही आता है, बिकॉज घर की सारी सुविधाएं छोड़ के जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे कोई रेडीमेड चीज़ें नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको मंथली पैसा लगता है, वो खर्च। तो परेशानियों के समुंदर में हम जाते हैं घर छोड़ने के बाद। तो अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए घर का साथ बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये कि जो एक्सेंट की बात हम बार बार कहते हैं हम लोग, ये टेक्निकली बहुत ज़रूरी है जानना कि हम जा रहे हैं अगर हिंदी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो वो जो कैरेक्टर जहाँ का होता है, एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होती है, आप भी बनाएंगे तो वही करेंगे, कि अगर एक कैरेक्टर है राजस्थान का, तो हम भी ये चाहते हैं कि वो राजस्थानी ही दिखे, तो कपड़े पहनाते हैं, राजस्थानी ही बोले, एक्सेंट चेंज कर। जी। तो हम हिंदी में जा रहे हैं तो हमको जो सिनेमा की हिंदी है वो हिंदी बोलना ही पड़ेगा। बिकॉज मान लो अगर मेरा एक्सेंट राजस्थान का, मैं पैदा, अच्छा एक्सेंट ऐसा है कि हमारे बर्थ से होता है, हम पैदा होते हैं तब से होता है, हर अपने स्टेट का होता है। तो एक राजस्थान का लड़का आता है, उसके एक्सेंट से बोलते ही राजस्थान टपक रहा है, और उसको हम कैरेक्टर दे रहे हैं पंजाब का, तो वो बोल ही नहीं पाएगा। MTI है ना, वो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि तो मदर टंग कि अरे यार ये तो लग रहे हैं राजस्थानी, यार पंजाब का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारा बिहार का भी जो एक्सेंट है, हम जब बम्बई जाएंगे और हिंदी फिल्म में काम करेंगे, आपको कैरेक्टर किसी भी प्रदेश का मिले और आप जब बोलेंगे तो एक्सेंट आएगा बिहार का, तो आपका छटैया होगा। ये टेक्निकल बात है। ओवरऑल एजुकेशन पे काम करना है ताकि आपको बैलेंस करने और लैंग्वेज और एक्सेंट पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये टेक्निकल है। जैसे आज के डेट में क्या हो गया, जानने के लिए, जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, बता रहा हूँ कि कास्टिंग डिपार्टमेंट हो गई है। कास्टिंग डिपार्टमेंट आज के डेट में क्या करता है कि ऑडिशन लेता है, ऑडिशन से पहले इंट्रो लेता है। तो इंट्रो में ये बोलता है कि हाय मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं दिस हूँ, मैं दैट हूँ, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। तो एक जगह भी बताता है कि आप किस प्लेस से हो। दूसरा, जब हम बोलते हैं तो एक्सेंट से हम पता लगा सकते हैं कि आदमी किस प्रदेश का है। तो जैसे उनको पता चलता है, जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस में अगर आप लोग गए होंगे तो पिन नंबर का एक खाका बना होता है कि ये पिन नंबर यहाँ डाल दो, ये नंबर पिन। वैसे ही आज के डेट में कास्टिंग का ये हो चुका है कि बिहार का एक्टर है तो बिहारी सेक्शन में डाल देते हैं, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र सेक्शन में डाल देते हैं। अब महाराष्ट्र से जुड़ी हुई कोई भी कहानी होगी, महाराष्ट्र वाले ही एक्टर आएंगे। बिहार से जुड़ी कोई कहानी होगी तो बिहारी ही एक्टर आएंगे। मतलब ओवरऑल है कि अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है। और मतलब ये है कि जो डिमांड है, हिंदी की डिमांड है, जिस तरह की हिंदी की डिमांड है, आपको लैंग्वेज और एक्सेंट से बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो जब भी बिहार से जुड़ी हुई की कहानी होगी उसी में कास्ट होंगे आप। तो आप देख रहे हैं स्कोप कितना कम हो गया। दूसरा बता रहा हूँ, और बिहार वाले में और एक ज़्यादा स्कोप क्या हो गया है, मतलब कम हो गया है। किसी भी और प्रदेश के लोग बिहारी एक्सेंट को बहुत इजीली पकड़ लेते हैं। तो आप बिहार से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियाँ वेब सीरीज़ में आ रही है, आप देखेंगे, मुझे लगता है 30-40% नॉन बिहारी एक्टर होते हैं। लेकिन अगर ये कहानी पंजाब की होगी, उसमें नॉन पंजाबी कोई करेगा ही नहीं। आपने जैसे बोला, मुझे सडनली ध्यान आ गया सुपर 30 का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिहार की कहानी में सिर्फ बिहारी कास्ट होंगे, उसमें भी 30% बाहर के लोग कास्ट हो जाते हैं। बिकॉज बिहार का लैंग्वेज इतना आसान है बोलना, इतना पॉपुलर हो चुका है। तो ये जो है ना, कंपटीशन बहुत भारी है। तो हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी है, वो हिंदी
जो बॉलीवुड की हिंदी है और आपको किसी भी स्टेट के कैरेक्टर में फिट कर दिया जाए। जैसे शेरनी की बात की आपने, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो मेरी वहाँ की लैंग्वेज जो है वो भोपाल और होशंगाबाद के बीच का लैंग्वेज है, जिसके लिए मैंने ट्रेंडिंग हुआ मेरा, तो इसलिए मुझे कास्ट किया गया उसमें, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे वो एक्सेंट चाहिए। तो उसमें मेरा आप देखेंगे बिहारी एक्सेंट नहीं आता है। तो इतना फ्लेक्सिबल हमको होना पड़ेगा, और ये कोई गलत बात नहीं है या शर्म की बात नहीं कि हम बिहारी हैं, चाहे बिहार का हमारा एक्सेंट है, ये इनबॉर्न है। हम जहाँ पैदा होते हैं, जिस स्टेट में या जिस जगह पैदा होते हैं, कोई भी दुनिया का आदमी हो वही बोलता है। और हम जब घर छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कोई भी आदमी, लड़का 20 साल से पहले तो नहीं छोड़ता होगा, तो 20 साल से जिस एक्सेंट का हम यूज टू हैं वो 2 महीने में 2 साल में नहीं छूटेगा। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको छोड़ना है। आफ्टर ऑल अगर आपको इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, आपको करियर बनाना है, तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो सर ने दिया, और बहुत टेक्निकल चीज़ें इन्होंने बताई कि लैंग्वेज पे कमांड करना है। जी जी, आप एक फिल्म बना रही हैं जी, जिसकी कहानी है, मान लीजिए कहाँ के हम लोग, कहानी उसकी है तमिलनाडु की, और पटना में आप शूट करेंगे, आपने अपने पटना के लड़कों के साथ शूट कर लिया, वो फिल्म बनाएंगे, तो क्या आपको लोग गाली नहीं देंगे कि ये तो मराठी दिख ही नहीं रहा है, ये तो मद्रासी दिख ही नहीं रहा है? किसी फिल्म पे आप टारगेट तो नहीं कर रहे हैं किसी फिल्म को? नहीं, ये होता है अक्सर ना। जैसे हम सुपर 30 की बात करते हैं, हम लोग अगर बात करते हैं, उसमें ऋतिक रोशन का बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि वो नहीं दिख रहे हैं वैसा। जबरदस्ती का भोजपुरी एक्सेंट लाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं ऐसा बोला गया था। हमको खटक रहा है, तो वैसे ही हम दूसरे भी खटकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है एज एन एक्टर कि इस पे ध्यान दे। जो लोग देता ही नहीं, उनको लगता है कि पेशेंस चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, जज्बात चाहिए, एक्सेंट चाहिए, नहीं तो आपके लिमिटेड सीट है, सिर्फ बिहार से जुड़ी हुई कहानियाँ होंगी, उसी में आप होंगे, और उसमें आधी भारत भी है। सही बात है। मराठी कहानी होगी तो मराठी में किसी दूसरे को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मराठी बोलना आसान नहीं है। इसके अलावा भी आप जो नाम कमा रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार आपकी जो एक्टिंग है वो लोगों के सामने आ रही है, पूरे बिहार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आप जो नाम कमा रहे हैं वो और ऊंचा जाए, और ऊंचा जाए, और ऊंचा जाए, और बिहार के लिए कुछ बढ़िया करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।